तो दोस्तों, ये आज का ये कार्यक्रम नॉर्मली हम रात में करते थे, लेकिन आज आए हैं दिन में आपके साथ बातचीत करने के लिए। और बेसिकली संभावनाओं पे बात करनी है। संभावनाएं जो दोनों ओर से दावे प्रतिदावे, बीजेपी अपनी ओर से दावे कर रही है, इंडिया अलायंस अपनी ओर से दावे कर रहा है। 1 तारीख को जिस दिन अंतिम चरण का मतदान होगा, उसी दिन कांग्रेस के प्रेसिडेंट अध्यक्ष खड़गे साहब ने मीटिंग बुला ली है इंडिया अलायंस की। और मतलब सबकी सांसें थमी हुई हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, कौन किसके जाने की अ, मतलब तैयारी हो रही है। कई बार लगता है कि नहीं, इस बार ये जा रहे हैं, लेकिन दूसरे कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं जिस तरह के बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े भविष्यवाणियां की जा रही हैं। और वो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं जिनको मतलब कहीं जा गए नहीं, हवाई किले बना रहे हैं। तो हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं, हम आ रहे हैं कि 4 जून के बाद और क्या देश की तकदीर किस दिशा में, एक नई इबारत लिखी जाएगी, या जो कुछ थोड़ा बहुत बचा खुचा है, तथाकथित डेमोक्रेसी के नाम पे कम से कम इलेक्शन का एक स्वांग रचा हुआ गया था, वो वाकई सही मायने में डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी, अपने नए ऊर्जा के साथ आएगी, या जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगी, या इसके साथ साथ एक नई संभावना यह है कि अभी की जो वर्तमान सरकार है यदि कमजोर होती है, तो फिर उसमें क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, किस तरह की चीजें होती हैं। बीच में टाई की भी बात हो रही है कि यदि टाई हो गया तो क्या होगा। फिर वही होता है, मनी मसल की बात हो रही है। मनी मसल होगा तो कौन कौन लोग किसके साथ खड़े होंगे, और कौन लोग जो है अभी एक चट्टानी एकता के साथ इंडिया अलायंस के साथ खड़े होंगे। किसकी किस्मत बदलेगी उनके पार्टी टूटे जाने के नाम पे, चाहे वो एनसीपी हो या चाहे वो शिवसेना हो, या किस तरह की सरकारें बनी हैं लगातार, कर्नाटका से लेके मध्य प्रदेश से लेके गोवा से लेके और तमाम जगहों पे दिखाई दी है। तो उसी को फिर से नए ढंग से दोहराया जाएगा। इसी सब इन्हीं सब सवालों पे हम चर्चा करने के लिए आज आपके साथ हैं। और हमारे चिर परिचित हमारे साथी सहयोगी और एक राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक कार्यकर्ता, और एक कहिए कि एक ब्लॉगर भी हैं जो लगातार लिखते रहे हैं और श्रमिक मुद्दों पे लगातार सक्रिय रहे हैं, अभी भी हैं। विघ्नेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपने सुन ही लिया, जी जी। तो शुरू करते हैं, यहीं से कुछ बातचीत शुरू करते हैं, सिलसिला क्या क्या हो जी सकता है। जी जी जी। और ये अभी पूरे भारत के जितने भी लोग राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में इंटरेस्ट लेते हैं किसी भी वजह से, उन सबकी सांसें अटकी हुई हैं, हमारी जी भी। अ, पूरा देश अभी किसी न किसी वजह से अ, सांसें थामे देख रहा है कि परिस्थिति को भांपने की कोशिश कर रहा है। जी कैसी परिस्थिति आएगी, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने अपनी अपनी सोच है। तो कुल मिला जुला करके जो स्थिति है इस पे, हम तो ग्राउंड पे नहीं जाते, और लेकिन ग्राउंड के जो लोग हैं, जो जमीन के लोग हैं, उनसे हम जुड़े हुए हैं।
जो जनता है या फिर जो मीडिया पर्सनालिटीज ग्राउंड पे जा रही हैं, जो हमारे साथी, कई सारे साथी ग्राउंड पे हैं, उसके अलावा जितने भी मीडिया हाउसेज रिसर्च कर रहे हैं लगातार, चुनाव से पहले से लेकर के अब तक, उन सबके जो उन जो मत हैं, उन सबकी जो चिंताएं हैं, उन सबके जो आ, उन सबकी जो फाइंडिंग्स है रिसर्चों की, जी। वो आ, एक पहलू, पहला पहलू है। दूसरा पहलू है जो सरकारी संस्थाओं या फिर स्वतंत्र संस्थाओं, जैसे न्यायालयों या चुनाव आयोग की बात कर ली जाए, उनका अपना ऑब्जर्वेशन, उनका अपना परसेप्शन, उनकी अपनी मजबूरियां, उनके अपने कर्तव्य और उनके अपने फैसले, ये सब दूसरा है। तो अब जो चीजें हैं वो दो भागों में विभक्त दिख रही हैं। इंटरेस्ट जो है, जो रुचि है, वो दो अलग अलग धुरी पे बैठी हुई लग रही है। एक उत्तरी धुरी, दूसरी दक्षिणी धुरी। अब जैसे, अच्छा, कॉन्फिडेंस का की भी वही बात। कॉन्फिडेंस भी जो एक अलायंस है, उसका पूरा कॉन्फिडेंस इंस्टीट्यूशंस में दिख रहा है। दूसरी जो अलायंस है, उसका पूरा कॉन्फिडेंस जनता में दिख। तो एक का कॉन्फिडेंस इंस्टीट्यूशंस में है, दूसरे का कॉन्फिडेंस जनता में। जो इंस्टीट्यूशन वाला कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं, वो 310 तक तो पांचवें छठे चरण में ही पहुंच गए और 384 तक पहुंचने की बात हो रही है। लेकिन जिनका जनता में कॉन्फिडेंस, वो अभी भी मेजॉरिटी मार्क के आसपास अटके हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जो सातवां चरण होगा, इसमें वो मेजॉरिटी मार्क को अच्छे से क्रॉस कर लेंगे। यानी कि 300 के करीब तक सातवें फेज के बाद वो नजर आएंगे उनके हिसाब से। खड़गे जी का जो ये कॉन्फिडेंस है, उन्होंने जो मीटिंग बुलाई है इंडिया गठबंधन की, और अ, उस मीटिंग की जो रिपोर्ट आई है, द हिंदू के माध्यम से हो या फिर द टेलीग्राफ के माध्यम से हो, तो उसमें उन्होंने वो मीटिंग बुलाने का जो पर्पस बताया है, वो है 7 चरणों में हुए चुनाव की समीक्षा करनी। उन्होंने अभी मीटिंग सरकार फॉर्म करने के लिए बुलाया है या नहीं, इस बात की चर्चा उन्होंने नहीं की। उन्होंने समीक्षा की चर्चा की। जबकि इंस्टीट्यूशन वाले, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, भाजपा बोलिए सीधा सीधा। हाँ, हालांकि वो कितना डेमोक्रेटिक है, इस पे एक प्रश्न चिन्ह हमेशा है। हम्म, कभी कभी तो मेरे मुंह से नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस निकल जाता है। जी जी। लेकिन ये जो एनडीए है, 310 सीटों पे ये पहुंच गई पिछले 5-6 चरणों, अकॉर्डिंग टू अमित शाह। और उनकी तैयारी
इंडिया गठबंधन की तैयारी से ज्यादा तेजी से चल रही। उन्होंने तो 7 जून को राहुल गांधी की गिरफ्तारी की भी तैयारी कर रही। हम्म। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के एक समर्थक बीजेपी वाले आहत हो गए थे राहुल गांधी की टिप्पणी से, वैसे ही अमित शाह के समर्थक भी आहत हो गए थे, उन्होंने भी डाला हुआ रखी। और 7 जून को एमपी हम्म। एमएलए कोर्ट में हियरिंग। तो कुल मिलाकर के तैयारियां जोरों पे है। जी और इसको डिकोड करना आज आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो जी कोशिश की जा सकती। जी। नहीं, अभी जैसे दो तीन तैयारियां हो रही हैं, खास करके नरेंद्र मोदी की ओर से। जी जी और नरेंद्र मोदी कल शायद दिन भर अपने घर पे रहे, मतलब जी रेस कोर्स, 7 रेस कोर्स बोलते हैं शायद। जी जी। हाँ, तो वहां नहीं, रहे। तो हाँ अब वो 7 लोक कल्याण मार्ग। हाँ, मतलब अभी हम जी जन 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 चेतना में जो बैठा हुआ है वो वही है 7 रेस कोर्स। अब जी जी। कल्याण मार्ग, लोक कल्याण, या वहां से कितना लोग का कल्याण होता है वो तो नहीं अ, नहीं, वही वही बहुत बड़ा प्रश्न तो यही है कि नॉन या जी कल्याणकारी। हाँ। तो तीन चार चीजें दिखाई दे रही हैं, मतलब जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, जिसको आप बात कर रहे हैं। जी एक तो जो इस महापर्व के महानायक हैं, जी रा, राजीव कुमार जी की जी जी जेड जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है उनको। जी 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 अब उनको किससे खतरा है और क्यों है, और ये एक मसला है। जी दूसरा कि कहीं खेल तो कर दिया हो और जनता जो है बौखला के आएगी, उनको कहीं कूटने काटने ना लगे शायद ये हो, या जीत भी गई तो भी कूटे काटेगी आपको, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से आपने किया है। एक तो ये है, मतलब सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष हैं, जी मतलब उनके बीच में घुस गए और उनका एक्सटेंशन करा दिया। जी जी डीआरडीओ के जो मतलब सुप्रीमो है उनका करा दिया। जी जी और ऐसे समय में करा दिया जब आप कार्यकारी गवर्नमेंट है, अभी आप गवर्नमेंट हैं भी नहीं, चुनाव के दौरान में। तो ये जो कराया जा रहा है, जी इसलिए जी कराया जा रहा है। दूसरा, यदि मान लीजिए कि हार जाते हैं, जी तो 2 मिनट का काम है, कोई गवर्नमेंट बनेगी और सारे के सारे निरस्त कर देगी। जी जी या निरस्त करेगी तो शायद कहीं कोर्ट वाला जो है, कोर्ट का मसला जो है ये ना हो जाए, जी फंसा दिया जाए और उनको रोका जाए कि उनके जरिए कुछ काम कराना है। या कोई जो है, मतलब ये भी हो सकता है कि उनके जरिए कुछ हम बचाव की मुद्रा में हम रह सकेंगे। जी तो क्या इन सारे परिघटनाओं के, मतलब उसको किस रूप में देख रहे जी। हैं जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये एक इम्पोर्टेंट आपको प्री रिजल्ट, जो अगर आपको अ, चुनाव के नतीजों को भांपना हो तो इससे अच्छा ओपिनियन पोल मिल नहीं सकता। देखिए, बहुत सारे विश्लेषणों को मैं कल रात में सुन रहा था इसके बाद, अलग जी। अलग राय। मेरी राय कुछ उसके विपरीत है। जो हम्म। दूसरे की राय थी उससे विपरीत मेरी राय ये है। और अगर अपने मित्रों को, दर्शकों को अच्छा लगे तो वो कमेंट करें।
कि क्या मैं सही हूं, क्या हम सही हैं, कि जी। जो सबसे बड़े बजट का, हम्म। सबसे बड़े बजट का जहां पर इस्तेमाल हुआ है पिछले 10 सालों में, और सबसे बड़े हेरफेर की जहां पे आशंका है, जिन जिन जगहों पे सारे मामले सेटल करने और फाइलों को निपटाने की आवश्यकता है, जी। वो है रक्षा का क्षेत्र। हम्म। हमने पूरी तरह से भारत की नीतियों में परिवर्तन किया था, खास करके जो हमारे रक्षा के सामान हैं, जो हमारे हथियार और जितने भी आर्म्स एंड अम्यूनिशन की जो जरूरत होती है रक्षा के क्षेत्र में, वो है। उसके लिए नीतियों में परिवर्तन करके हम रशिया, इसराइल, इन सब के नजदीक गए थे और उनसे बहुत सारी खरीदियां हुई। यहाँ तक कि जो पेगासस की खरीद है, वो भी इसराइल से हुई, और अब तक पता नहीं चल पाया है कि वो खरीदा किसने। और भी बहुत सारी चीजें रक्षा से संबंधित, जिसमें आशंका है कि जो खरीदियां हैं, जो डिस्क्लोज नहीं हुई, वो मामले विवादास्पद हों और कोर्ट में जाएं, या फिर जांच में जाएं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह जो वहां पे सरकार के मौजूदा सरकार के जो करीबी लोग अ, मुख्य ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनको कुछ महीनों तक कम से कम उन ओहदों पे बनाए रखने की आवश्यकता महसूस होगी, ताकि वो उन सारे मामलों को निपटाए जा सके अगली सरकार के संज्ञान में आने से पहले। अ, ऐसा मुझे लगता है। तो उसके लिए अ, जो नजदीकी लोग हैं अभी वर्तमान सरकार के, उनको ओहदों पे बनाए रखना, और उनके माध्यम से जो पुराने फाइल्स हैं, जो पुराने सारे उसके आप कह लीजिए सबूत हैं, उन सबको तरीके से निपटाए जाने की जरूरत के मद्देनजर मुझे ऐसा लगता है कि ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ मतलब इसका इसका तो एक ही मतलब हुआ कि कहीं ये संभावनाएं जो लग रही हैं जी कि ये क्योंकि जब आप जीत रहे होते, आप जीत रहे होते तो ये सब तो उसके बाद भी कर लेते, जी जी, तब इसकी शायद जरूरत नहीं। जरूरत नहीं होती। यही तभी मैंने कहा कि हाँ। इससे अच्छा एग्जिट पोल क्या हो सकता, हम्म। ओपिनियन पोल इससे अच्छा क्या हो जी जी जी। तो एक मतलब मुझे कई लोग कह रहे थे कि भाई शायद यह है कि यदि नई सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की बनती है, सकता। जी तो सबसे बड़ा टारगेट कोई है इस पूरे उसमें, तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, दोनों लोग हैं। जी जी और ये सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कि जिस तरह से इन्होंने ना केवल विरोधियों के साथ बल्कि बिल्कुल। अपनों के साथ भी जी जी जिस तरह से इन्होंने किया है, जी वो
मतलब शायद इतिहास में इतना शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा इतनी हर क्रूरता मॉडर्न हिस्ट्री में तो इतनी क्रूरता जो है वो दर्ज नहीं है। नहीं है, नहीं है। जी और मतलब राजनीति है, उसमें उठा पटक होती है, कोई मित्र बनता है फिर दुश्मन बन जाता है, फिर गले मिलता है, ये तमाम चीजें होती हैं। जी एक दूसरे को खत्म करने का भी मामला आता है, खत्म इस सेंस में कि आधार क्षेत्र ही आप उसका अपने में कब्जा कर ले, ये सब चीजें होती रही हैं। बिल्कुल और ये एक कहिए कि कंपटीशन है, खास करके राजनीति में, और ये होते होते रहना चाहिए भी। बिल्कुल। हाँ, मतलब यदि आपको लगता है कि आप बेहतर सामाजिक राजनीतिक विकल्प दे रहे हैं, दे सकते हैं, तो जी जी आप समाज में जाइए, लोगों से मिलिए और विन ओवर करिए अपने आप, मतलब अपनी जनता को अपने साथ मिला लीजिए। जी और फिर बिल्कुल। वहाँ एक कंपटीशन होता है, फिर थोड़ी बहुत हिंसा प्रतिहिंसा तमाम चीजें भी होती हैं, ये सब जी तो देखा गया है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो मसला है कि जिसको गले लगाया उसी का गला घोंट दिया, ये, और ये लग गया था कि अब इनसे हमसे बड़ा कोई शहंशाह कोई है नहीं। बिल्कुल और ये एक जो मसला और आ रहा है कि एक और, मतलब लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जो कैपिटल हिल, जी 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 जी। ट्रम्प वाला, तो ये शायद सीधे सीधे नहीं छोड़ेंगे। तो शायद इसीलिए ये पार्लियामेंट की सुरक्षा कुछ दूसरे हाथ में दे दिया, जो सीआरपीएफ के हाथ में। वो वो सीआईएसएफ के हाथ में दे दी गई है। जी जी। जी। तो क्या ये संभावना लग रही है? यदि लग रही है तो क्या होगा? आ, देखिए, इसको प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन संभावना लग रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जी और डरे हुए तो हैं। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इनके नेता जो हैं, इनके जो प्रत्याशी हैं, वो जमीन पे नहीं गए हैं, और जहां भी जमीन पे गए हैं वहां जमीन पे इनके साथ जनता ने ना सिर्फ इनका विरोध किया, बल्कि इन्हें वहां से बैरंग लौटाया गया है, इनके ऊपर हमले हुए हैं, इनको गांवों से, बस्तियों से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, काले झंडे दिखाए गए हैं। कंगना रनावत फर्स्ट टाइम की प्रत्याशी थी, उन्हें काले झंडे दिखाए गए हैं उनके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां से वो खड़ी हो रही हुई थी। तो हम्म। अ, जितने भी इनके प्रत्याशी हैं उसमें कम से कम 25 से 30% ने जनता का भयानक विरोध झेला। का जी सामना जी जी जी। किया है। वो और ज्यादा हो, 50% हो। ओम बिरला जो वहां लोग, से तो छोड़िए, गुजरात जो इनका अपना गढ़ माना जाता है, जी जी वहां देख रहा था कि लोग जबरदस्त भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। अरे, जी जी जी। तो बाकी जगह तो हम छोड़ छोड़ भी देते हैं। हाँ, गुजरात और ये आप क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश तो मतलब कि सबसे ऐसे इलाके हैं जो जिन्हें इनकी प्रयोगशाला कही जाती है, हिंदुत्व की जी। प्रयोगशाला कही जाती है, वहां पे भी ये घटनाएं हुई हैं। हम्म। तो बाकी राज्य जो बंगाल है, या फिर राजस्थान है, या फिर हरियाणा है, पंजाब है, इन सब का क्या कहें, जी जी जी। चंडीगढ़, दिल्ली है। ये तो तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ, मतलब यदि एक एक कयास ये लगाया जा रहा है कि शायद सीधे सीधे ना छोड़ें, जी और जी प्रधानमंत्री भी, सॉरी, मतलब राष्ट्रपति भी उन्हीं की हैं, तो वो कुछ भी बोलेंगे तो केवल साइन मार देंगे, उस कुछ करेंगे नहीं। जी एक संभावना ये लोग कह रहे हैं कि यदि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे, मतलब अ, हो सकता है इंडिया अलायंस सबसे बड़ा अलायंस बन के उभरे है, लेकिन बड़ी पार्टी बन के उभरे तो शायद जो है उनको बुलाया जाएगा और वो कहा जाएगा कि सिद्ध करिए।
हाँ कि सिद्ध करें। तो इसमें जी। इसमें दो संभावनाएं हैं जी। कि इंडिया अलायंस कितना टूटेगा, जी। या दूसरा संभावना है कि एनडीए अलायंस कितना टूटेगा। संभावना तीसरी भी है जी। कि भारतीय जनता पार्टी कितना टूटेगी। भारतीय जनता पार्टी। संभावना ये भी है, अब जो हम्म। इंटरनल रिफ्ट्स हैं, जो हम्म। योगी वर्सेस मोदी है, या गडकरी वर्सेस मोदी है, या फिर आरएसएस वर्सेस मोदी है, युवराज है। तो बहुत सारे थ्योरीज इनके अ, अपने ही अ, अपने ही आंगन में चल रहे अच्छा। हैं। अपने ही आंगन में बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, और जब तक सत्ता की मलाई हाथ में होती है, तब तक एक दूसरे से जो राजनीति में जो एक दूसरे से ग्रीवांसेस होते हैं, वो भी दबे हुए होते हम्म। हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता जाती है, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति की खोज शुरू होती हम्म। है। जब जिम्मेदार व्यक्ति की खोज शुरू होती है, तो हर ग्रुप जो है वो अपने ग्रुप से नहीं ढूंढता है जिम्मेदार व्यक्ति, वो सामने वाले के ग्रुप से ढूंढता मतलब ठीकरा किसी और पे फोड़ने की तैयारी होने लगती है। है। बिल्कुल, ठीकरा जो है वो किसी और पे फोड़ा जाता है, अपने ग्रुप पे नहीं फोड़ा जाता है। बस। और और जीते जीते तो सारा श्रेय। ग्रुप्स हैं, जी। ये जो है, अगर 4 जून को रिजल्ट उन्हें माकूल रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर ये जी। दिखाई पड़ने की संभावना है। मतलब जीते तो सब कुछ मतलब वाह वाह मोदी, वाह वाह मोदी। बिल्कुल। और यहाँ सत्ता सरकने लगी। लेकिन बिल्कुल। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि शुरू से लेके जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, जी। और भाषा का स्तर जिस तरह से गिरता गया है, जी। भाषा का स्तर भी कहिए, सोच का स्तर भी कहिए, और लोग कह रहे हैं कि भाई मर्यादा और ये वो, मतलब जी। ये किस मर्यादा से आए हैं ये भी देखने की जरूरत है। जी। इनके पीछे की तमाम मर्यादाओं को भी देखने की जरूरत है कि ये क्या क्या मतलब गुल खिला के आए हैं। बिल्कुल। तो अब इनसे कोई क्या उम्मीद कर सकता है। और इस या तो अभी भी ये मान लिया जाए कि देश की जनता अ, बस उन्हीं के जो उन्होंने बोया है, जी। जहर बोया है समाज में, अब वो जनता उसको स्वीकार कर ली है। अब इस जहर के साथ ही वो बढ़ेगी, या जी। लेकिन अभी जो चुनाव में जिस तरह से खदेड़ा हो रहा था, जी। उससे तो कहीं नहीं लग रहा है कि जनता जो है इनके तमाम फार्मूलों और तमाम बल क्या बोलते हैं वृक्ष बेलों को स्वीकार करने की स्थिति में है। तो हाँ। जी, सॉरी। जी, तो क्या अब एक चीज और क्या संभावना लग रही है कि मशीनरी से यदि थोड़ा बहुत कर पाए। मशीनरी मतलब चुनाव आयोग होगा, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट हुआ, यही दो हैं जो बेसिक मशीनरी हैं। ईडी उडी तो सब हथियार हैं, वो केवल वो जहाँ कहेंगे वहां भौंकेंगे। लेकिन जी। जब वैधानिक मसला होगा तब तो यही खड़े होंगे, उनको ही असली भूमिका में आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अ, पिछला जो रिकॉर्ड देखा गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या अभी जो वर्तमान चुनाव आयोग का पिछला है, जी। तो कहीं इससे मैनेज होने की संभावना लग रही है। हालांकि कई लोग इशारा कर रहे हैं। देखिए, मैनेज करने की कोशिश पूरी हो रही है, ये तो किसी को भी दिख रहा हो कि मैनेज करने की कोशिश पूरी हो रही है। तभी मैंने कहा कि दो अलग 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 गठबंधनों का भरोसा दो अलग अलग माध्यमों पे। आ, जो एनडीए गठबंधन है, उनका जो पूरा का पूरा भरोसा है, वो ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो अब कानून सम्मत
किसी भी विधि विधान की चर्चा भी नहीं कर रही है हम्म। और उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहती। उसके खिलाफ एकदम राजनीतिक दलों की तरह खड़ी हो गई। आ, वो संस्थाएं, हालांकि मैं आप नहीं बोल सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हो सकता है, तो इसीलिए जो न्यायिक जो व्यवस्था है उस पे हम लोग बोल नहीं नहीं नहीं, हम कह रहे कि न्यायिक व्यवस्था सकते। का लेकिन मामला नहीं है। मामला मामला ये है कि कोई भी व्यवस्था क्या समीक्षा और आलोचना से परे है, पहली बात। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। हाँ। तो और खुद भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णयों को पलटा है, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल। तो समीक्षा तो होती है, पहले दो बेंच करती है, तीन बेंच करती है, पांच बेंच करती है, फिर संविधान पीठ करती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। नहीं, लेकिन ये जो नया तरीका दिख रहा है कि हम निर्णय ही नहीं करेंगे, जी। अब उसकी कैसे समीक्षा? हम्म। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटिशंस गए, पिटिशंस पे पिटिशंस जाते रहे और इग्नोर किए जाते रहे। लोग हम्म। जाते रहे, यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर्स की, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स के जो का एक संगठन भी गया। उन्होंने कहा कि हम खुद खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रहे हुए हैं। अच्छा। हम, हाँ, हम इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से जान रहे हैं और यहाँ यहाँ फला 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 घोटाले, फला 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 चीजें कानून के विपरीत, फला 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 चीजें संविधान के विपरीत हुई। हम्म। चुनाव जी। आयोग ने ना सिर्फ उन्हें इंटरटेन करने से मना किया, बल्कि वहां पे उन्हें व्यवहार के तौर पे ऐसा नजर आया कि अ, उनके ऊपर हाथ भी उठाया जा सकता है, सिक्योरिटी वाले उनके ऊपर हाथ तक उठा सकते हैं, मतलब उनकी अ, उन्हें वहां से धक्के दिए जा सकते हैं, यहाँ तक की स्थिति थी। यहाँ तक की स्थिति है। इस तरह से चुनाव आयोग वाले ऑफेंसिव हो जाते हैं। हम्म। तो जैसे जैसे इस लोकतंत्र में लोगों का हक मांगने को क्यों आ जाता हम्म। है? लोकतंत्र में लोगों का हक मांगने लोग क्यों आते हैं? चुनाव आयोग कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल चुकी है कि भाई हमारा पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, हम डील नहीं कर रहे हैं पब्लिक। पता नहीं वो पब्लिक के पैसे क्यों लेते हैं सैलरी के तौर पे। मतलब जिस तरह से कहिए कि एक नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मिले हैं, जी जी जी। तो वैसे ही नॉन बायोलॉजिकल मुझे लगता है कि अब संस्थाएं भी बनती जा रही हैं जिससे आम जनता से कोई लेना देना नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए, वो संस्थाएं पूरी तरह से नॉन बायोलॉजिकल या उसको नॉन डेमोक्रेटिक या नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस के तौर पे बोला जा सकता जी है, और जी जी। जा सकता है, बोलना चाहिए, भले ही कंटेम्प्ट लगे। कंटेम्प्ट किस लिए लगेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कंटेम्प्ट तो ये होगा ना कि हम झूठ बोल रहे हैं आपके बारे में। हाँ नहीं, आप, हाँ, अब आजकल बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो वो कंटेम्प्ट, मतलब अब जो नया कानून है वो लिखित नहीं है इस देश में। हम्म। 3-4 सालों से जिस तरह से हमने देखा, अब जी। क्या हम राम मंदिर वाले केस पे टिप्पणी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो हम्म। निर्णय कुछ और होना।
हाँ नहीं, अभी उस पर भी लोगों ने बड़े जो अधिवक्ता हैं, बड़े वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उन लोगों ने अच्छा खासा कहा कि नहीं आपने, और पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई है, ये नहीं कि केवल भारत में, हाँ बिल्कुल। पूरी दुनिया में ये सब अब हुआ जब है। अभी हम ईवीएम से चुनाव करवा रहे हैं, इस पे पूरी दुनिया में हमारी फजीहत हो रही है हम्म, कि अब बातें निकल के आ रही है, रियल डेमोक्रेसी है, नॉन रियल डेमोक्रेसी। जी जी। इसको तो जो नॉन रियल डेमोक्रेसी की कैटेगरी है, उसमें हमें टॉप पे बिठाया जा रहा है, जबकि हमसे अधिक नॉन डेमोक्रेटिक चाइना और रशिया और इजराइल, हम्म। ये हैं बैठे हुए। जी। लेकिन हाँ, ये भी इसका एक पहलू है कि चाइना, रशिया, इजराइल के साथ अभी चौथी जो बड़ी शक्ति खड़ी है वो भारत ही है। हम्म। जी। डेमो एक और बात, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि जब आपने मान लिया है कि खास करके अमित शाह ने जो घोषणा की कि जी, अभी तक हम जो है 370 पार कर गए तीन हैं। 310। हाँ हाँ, 300 ऊपर पार कर गए हैं, बाकी दो चरणों में से एक चरण बाकी है, उसमें हम 90 सीट ले आएंगे, हालांकि 56 सीटें या कितनी हैं टोटल। जी जी तो हाँ, तो अब मामला ये, वो कह रहे थे कि भाई जब आपने सब कुछ कर ही लिया है, जी जी तो जी। चुनाव कराने की भी क्या जरूरत है। बिल्कुल दूसरा कि जब इतना ही है तो जनता की क्या जरूरत है। बिल्कुल तो ये जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो क्या अब मतलब जनता एकदम वैनिष्ड हो गई है इनके नजरों में, या उनका कोई मतलब नहीं रह गया है, या कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो मतलब उनके इर्द गिर्द रहेंगे और बाकी सब रियाया होगी जो उनके कहिए कि टैक्स भरेगी, सेवा करेगी, और जो मिल गया उसी में आपको खुश रहने की जरूरत है। आप मंदिर दे दिया गया है, आप जाके घंटा डुलाइए चाहे जो भी करिए, इससे ज्यादा आपको कोई अधिकार और तमाम चीजें नहीं मिलने वाली। तो ये बहुत एक अजीबोगरीब स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है। या तो देखिए, हम हमें अभी ये नहीं मानना चाहिए कि जो अमित शाह जी का स्टेटमेंट है वो किसी भी तरह से एक सीरियस स्टेटमेंट, और सीरियस स्टेटमेंट इसलिए नहीं होते इनके। हम्म। पिछले 10 सालों से आप चाहे पॉलिटिकल देख लीजिए या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव देख लीजिए, आप किसी भी तरह के स्टेटमेंट देख लीजिए जो भाजपा या एनडीए की तरफ से, जो मौजूदा लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी तरफ से आते हैं, तो उसमें कारण नहीं बताया, हम्म। उसमें कारण नहीं बताया जाता, उसमें वजह नहीं बताई जाती। अरे 310 सीट आप ला रहे हैं तो कैसे ला रहे हैं? केवल किस घोषणा किन कर दी जाती। किन जगहों से, किन स्टेट्स में आपके इतने सीट्स आ रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी एकदम चीख चीख करके कहते हैं कि बंगाल में हम बहुत सारे सीट्स लाएंगे, अमित शाह भी बोलते हैं, लेकिन बंगाल में बहुत सारे सीट्स कितने होंगे? 48 से कम होंगे या सॉरी 42 सीट्स है वहां पे, तो हम्म। 42 से कम होंगे या 42 से ज्यादा होंगे? हम्म। आप वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से आप 300 सीट नहीं ला सकते। हम्म। पश्चिम बंगाल से आप अधिकतम 42 सीटें ला सकते। हम्म। और उसमें अगर 42 सीटें आप ही लेकर के आ जाएंगे तो ममता बनर्जी जी क्या करेगी, तृणमूल कांग्रेस क्या करेगी? वहां सबसे मजबूत पार्टी है, प्रदेश में उनकी सरकार है, आप उनके सामने जो है ठीक नहीं है वहां पे। और फिर आप वहां पे पश्चिम बंगाल से हम इतनी सीटें ले आएंगे कि हम 370 पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए, ये अगर ढंग से इसका विश्लेषण किया जाए, हालांकि कल मैं श्रवण गर्ग जी को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि उनके स्टेटमेंट को इस हालात में 6 चरण, 5 या 6 चरणों के बाद दिया गया स्टेटमेंट हमें सीरियसली लेना चाहिए।
लेकिन फिर बाद में जब मैंने सोचा तो मुझे सीरियसली उनके स्टेटमेंट को लेते हुए सोचा, तो ऐसा लगा कि उनके स्टेटमेंट में सीरियसनेस मैंने ढूंढने की कोशिश की, हम्म। लेकिन मुझे मिला नहीं। मुझे वो सीरियसनेस मिली नहीं उनके स्टेटमेंट में हम्म। कि अगर उनको इतना ही एक कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि भाई वो 310 सीटें लेके आ रहे हैं 5 या 6 चरणों में, तो वो उसकी लिस्ट जारी कर दें कि किस स्टेट में, किस प्रदेश में कितनी सीटें लेके आ रहे हैं। अब सब, कहाँ 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 से कौन कौन से जब इतना मालूम है तो ये भी बता दें कि किसको कितना वोट मिला है। हाँ, कौन कौन सी सीटें जो है वो उनको मिल रही हैं। देखिए, स्क्रोल का एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने पाया कि 144 सीटें ऐसी हैं देश में जिसमें पिछले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा मतदान हुए हैं, बहुत हाई वोटर टर्नआउट। जी वो आप दिखा रहे थे, हाँ। जी 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 जी। जी। तो हाई वोटर टर्नआउट वाली जो 144 सीटें हैं, हम्म। उनमें महाराष्ट्र की हैं, जी। जहां बीजेपी का डब्बा गोल हो रहा है, एनडीए का। कर्नाटका की है, जी। जहां प्रज्वल रेवन्ना के केस के बाद अगर भाजपा को ये लग रहा हो कि वो सीटें बढ़ा लेंगी, मतलब जनता उन्हें चुन लेगी। देखिए, चुनाव आयोग कहीं की भी सीट बढ़ाने की कोशिश, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बढ़ा सकता है, बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग भी सही तरीके से फंसा है जनता के चंगुल में। अभी तक हम्म। चुनाव आयोग भी, अभी तक एक ऐसा दौर जब ये नेता फंसे थे चुनाव आयोग के चंगुल में, जब टीएन शेषन साहब थे मुख्य चुनाव आयोग। हम्म। लेकिन इस बार 75 सालों के इतिहास में मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब हम्म। चुनाव आयोग जी। इधर उधर बगलें झांक रहा हो और अचानक वो जनता के चंगुल में फंस, हाँ। क्योंकि क्योंकि नहीं, हर इलाके की जनता, नहीं, मेरा एक चीज और मैं भाई, एक। हर जी। इलाके की जनता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि हर इलाके की जनता ने 17C, फॉर्म 17C के बारे में जाना भी है और उसे किसी न किसी तरीके से हासिल भी किया है। और ये चीज जो है 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो नजर आएगा। 4 जून को हो सकता है कि बहुत बड़ा हंगामा हो, बहुत ज्यादा तहलका मचे, जी। या बहुत ज्यादा तहलका मचे। और हम्म। अ, ये परिस्थिति अगर आती है तो इसका जिम्मेदार खुद चुनाव आयोग होगा, इसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी, जी। क्योंकि एक चीज हाँ। एकदम आप जी सही कह रहे हैं। और जो कुछ भी आरोप यदि जनता लगा रही है जी अ, चुनाव आयोग पे, कोर्ट जी में भी जा रही है अपने तरीके से। जी लेकिन लगभग बीजेपी अलायंस को छोड़ के सभी जी दलों ने कहा कि नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है। जी आप आंकड़े नहीं जारी कर रहे हैं। एक बिल्कुल। दल है जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी ईवीएम में जब मॉक मॉक वोटिंग होती है तो पता चलता है कि मतलब दबाव किसी को, और वोट जो है बीजेपी को दिखता है, जी 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 पड़ते हुए दिखता है। अब एक चीज और थोड़ा जानना चाहेंगे कि इस पूरे पूरे मसले में जी बीजेपी को तो एक फर्क नहीं पड़ता है। जी कहीं ये यदि, मुझे तो जो जिस तरह से आप विश्लेषण कर रहे हैं उससे जी तो यही लग रहा है कि यह जा रहे हैं। जी और जनता ने यदि विद्रोह कर दिया जी तो शायद सेना वोना को इसलिए डीआरडीओ और दूसरे दूसरे चीजें कर ली गई हैं कि बिल्कुल। बहुत ज्यादा हमें हमारे ऊपर असर ना पड़े। जी जी जी, बहुत सारी फाइलें हैं जो हाँ। खुलने से बच पाए तो बच जाए।
बच क्योंकि जाए। एक चीज और देखिए, एक चीज और जोड़ के देखने की जरूरत है, मैं भूल जाऊं उससे पहले मैं जी जोड़ देना चाहता हूं कि जी। जो से पहली आग लगी है इस चुनाव के बीच, वो किस मंत्रालय में लगी? गृह किस मंत्रालय। मंत्रालय? गृह जी। मंत्रालय। जी जी जी। ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह गृह मंत्रालय से नियंत्रित होते हैं। हम्म। ठीक है। उसके बाद जो दूसरे बार आग लगी, वो लगी इनकम टैक्स के बिल्डिंग। जी आईडी, ईडी सीबीआई के बाद जिस जिस एजेंसी ने सबसे ज्यादा छापेमारियां की हैं, वो इनकम टैक्स। जी जी। क्रोनोलॉजी को समझिए। अब हम्म पिछले 5-7 सालों से हम लोग क्रोनोलॉजी लॉजी समझने के आदी हो गए हैं। तो हम्म। को समझिए, पहली आग लगी गृह मंत्रालय में, जहां से ईडी सीबीआई नियंत्रित होती। हम्म। दूसरे गृह मंत्रालय, और शायद उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी पार्ट था। हाँ तो वो कई फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी लगी थी आग। हाँ हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी लगी है। तो दूसरी सीबीआई और बाकी एजेंसियां गृह मंत्रालय से नियंत्रित होती है, पहली क्रोनोलॉजी का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ईडी नियंत्रित होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, तो वहां आग लगी। हम्म तीसरा, इनकम टैक्स जो है वो तीसरी मीन्स एक इन सब के बाद एक ऐसी एजेंसी थी जो सबसे ज्यादा छापेमारियां करती थी, तो इनकम टैक्स में आग लगी। उसके हम्म बाद जो है, अभी जो बच गया था, जहां पे जो एजेंसी ऐसी बच गई थी जहां आग नहीं लगाई जा सकती है, या नहीं लग सकती है, वो क्या कहते हैं, नॉन बायोलॉजिकल, ईश्वर की कृपा होती है उन पे। जी तो जी। वो है रक्षा। चाहे हम्म वो डीआरडीओ हो या फिर हम्म। क्या कहते हैं, रक्षा का क्षेत्र हो, तो वहां पे जो है एक्सटेंशन मिल जाता है उन अधिकारियों को जो सरकार के करीबी रहे। जी जी। ठीक है ना, ताकि ताकि अ, यदि यदि हम्म। सरकार जाए तो उन फाइलों को निपटाया जा सके। जी। अब एक कैसे? जी हाँ। जी जी, एक सवाल और आ रहा था कि नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं कि अब मुझे इसी में एक सवाल और जोड़ना है जी कि यदि हारते हैं ये, और जी जितने कुकर्म किया हुआ है इन लोगों ने 10 सालों में, और उसके जी। पहले भी गुजरात मतलब बिल्कुल। जब से आए और तब से सोहराबुद्दीन से लेते हुए जज लोया होते हुए क्या क्या, राफेल और क्या क्या सारी चीज, पेगासस, और कितने कितने किसको किसको कहाँ कहाँ निपटाया, ईडी और सीबीआई का किस तरह से तमाम चीजें की गई हैं। जी यदि वो सारी फाइलें खुली, जी री ओपन हुई, जी तो कहीं इनको डर लग गया है कि शायद ये जो रक्षा मंत्री सारी मतलब जनरल साहब हैं, ये तमाम लोग हैं, हमको बाहर निकाल के सुरक्षित भेज देंगे। जी क्या? जी। आपकी आपका शायद फ्रीज हो गया है। मैं सुन नहीं पाया, तो इसीलिए मैं पिछले वाले में एक चीज जोड़ना चाह रहा था, वो मैं तब तक जोड़ देता हूँ कि ईवीएम की आपने बात की थी, तो जो पत्रकारिता के दुनिया के नवरत्नों में से एक हैं प्रोफेसर अभय दुबे जी। उनका उनका एक डिबेट मैं सुन रहा था, उन्होंने एक प्रश्न किया कि मैं बहुत दिनों से सर्च कर रहा हूँ, वो शायद संदीप चौधरी जी का शो था, कि मैं बहुत दिनों से तलाश कर रहा हूँ कि ऐसा कोई क्या मिले। जी। ऐसा कोई वाकया मिले आ, जिसमें कहीं भी गलती से किसी और पार्टी का बटन दबाया जाए या फिर बीजेपी का बटन दबाया जाए और कांग्रेस या किसी और पार्टी को वोट मिले। ऐसा क्यों होता है
कि आज तक जितने केसेस हुए हैं उसमें बाकी किसी पार्टी का बटन दबाओ तो बीजेपी का को वोट जाता हुआ दिखता है, लेकिन बीजेपी का बटन दबाओ तो किसी और पे जाता हुआ आज तक दिखा ही नहीं है ऐसा। आज अ, बहुत वाजिब प्रश्न था कि ऐसा ऐसा जो है आज तक दिखा नहीं है कि किसी और हम्म। पार्टी का, सॉरी, बीजेपी का बटन दबाइए और ईवीएम जो है किसी और पार्टी को वोट गलती से ट्रांसफर जी हो। जी। जी जी। हाँ, अब आपका प्रश्न नहीं सुन पाया था, उसे रिपीट कर। ना ना, एकदम सही है। आप क्योंकि अभी मेरे यहाँ लाइट क्योंकि चली अभी गई थी मेरे यहाँ अचानक। लाइट चली गई। कहीं ये सारे मतलब अ, इतनी तेजी से घटनाक्रम बदलेगा, जी शायद इनको भी पता नहीं था कि इस जैसे 400 पार, मुझे याद है विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ था। जी और जो मंडपम बना है, भारत मंडपम, जी 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 वहाँ बीजेपी के 40,000 जी कार्यकर्ता जी आए थे। और 2 दिन का बड़ा, 2 या 3 दिन का बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था, और वहीं से नारा दिया गया था। और जिस तरह से अ, हाव भाव भाव भंगिमा थी कार्यकर्ताओं की, और वही सब 400 पार 400 पार का नारा दिया गया था। तो लगा कि अब तो हम विश्व विजयी हैं, और अ, पूरी दुनिया में हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। इस तरह की पूरी अवधारणा लेके इनके जी कार्यकर्ता गए थे। जी कहीं एक चीज मतलब ये, जैसे ही फर्स्ट राउंड हुआ और उसके पहले जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र लिया दिया, जी न्याय पत्र, और न्याय जी पत्र के साथ साथ जो उनकी जो 2 साल 3 साल की तैयारी थी, 2 राउंड यात्राओं का, उस वो ठीक अलग बात है कि इस बीच में 2 राज्य जीते भी, कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना हो। एक जी उत्साह था। हिमाचल को गिराने की पूरी तरकीब लगा दी गई थी, उसको किसी तरह से कहिए कि शेर के मुंह से शिकार निकाल लिया गया। जी जी तो जी तब तक इनको शायद अंदाजा नहीं था कि इतनी तेजी से पलट जाएगी चीजें। बिल्कुल। तो कहीं एक चीज मुझे एक लग रहा है कि मतलब सवाल नहीं है, मतलब एक मुझे आशंका है जी कि कहीं इन्होंने इन 10 सालों में विदेशों में हो या कोई आइलैंड्स हो या कुछ ऐसी जगह इन्होंने बना रखी है जहां ये अपना सुरक्षित ठिकाना बनाएंगे, और उसको यूनाइटेड नेशन से एक देश का कैटेगरी लेके मतलब मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की ये वैसे ही हाँ। जैसे जैसे कैलाशा, वो यहाँ हम्म। सेक्स स्कैंडल में पकड़े जाने के बाद वो स्वामी ने कैलाशा नाम का वो आइलैंड आइलैंड। या फिर उनके भक्त और हम्म भक्ति भी रहते हैं और यूनाइटेड नेशंस ने उसे भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया है ठीक उसी तरीके से। जी। हम्म। देखिए, अ, मुझे पूरी आशंका है और मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनमें से कई सारे लोग, और ये मुझे आशंका है तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि कुछ चीजें देख करके, कुछ अ, बातें सुन करके या कुछ वीडियोस देख करके है। मैंने सुप्रीम कोर्ट हम्म की कुछ फाइलें भी देखी हैं जो दबी हुई फाइलें हैं, और उस पे ना तो अभी निर्णय आ रहे हैं, ना वो कोर्ट के सामने रखी जा रही है। और इस पे मैंने एक बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। तो वो फाइलें तो ये सजेस्ट करती हैं कि सत्ता में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं
जिनके विदेशों से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, खास करके जो टैक्स हेवन कंट्रीज। दूसरी बात, आप याद कीजिए, विनोद अडानी यानी कि विनोद शाह जी, जो गौतम अडानी यानी गौतम शाह के बड़े भाई। बड़े भाई जी। हाँ, टैक्स हेवन कंट्रीज में उनके कारोबारों का पूरा जाल बिछा हुआ। जी। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो जॉय पांडा यानी कि विजयंत पांडा जी के लिए किया था, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हम्म। उनका केस पेंडिंग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। आप अच्छा। निशिकांत दुबे जी का केस उठा सकते हैं। आप और भी बहुत सारे लोगों के केस उठा सकते हैं, अभी बहुत सारे नाम लेना उचित नहीं है। हाँ, तो मैं रिकॉर्ड करते रहेंगे हम लोग जी। हाँ, तो ये जितने भी लोग हैं, इनके जितने भी केसेस हैं, वो सब कानून के समक्ष हैं। वो सब भले ही ढंग से देश की जनता के सामने ना पहुंचे हों, लेकिन छन छन करके ये चीजें पहुंची। और इन सबसे बड़े खिलाड़ी भी हैं बाजार। तो जो विनोद जी। अडानी का जो हिंडनबर्ग का खुलासा था, उसमें कई सारे टैक्स हेवन कंट्रीज, क्योंकि खुलासा उन्हीं का हमारे सामने है, ढंग से पड़ा हुआ हिंडनबर्ग रिसर्च के तौर पे। तो बहुत सारे जी। टैक्स कंट्रीज में जो है, उनके कारोबारों का और उनके अ, मतलब कि अकूत संपत्ति के इन्वेस्टमेंट का जी। जाल फैला हुआ है। तो हम्म। जाहिर है, अगर वो सरकार के इतने करीबी हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, तो यदि चुनाव हारती है सरकार, और अगर वो न्यायिक प्रक्रिया में फंसते हुए खुद को देखेगी, उसमें से बहुत सारे लोग देखेंगे जो हम्म। शीट पे बैठे हुए हैं, तो जाहिर है कि वो निकलने की कोशिश करेंगे। संजय राउत जी, जो शिवसेना के अ, अ, प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अ, नजदीकी हैं ठाकरे परिवार के, बहुत ही हम्म। इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं। तो उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे ये कहा कि अगर ये चुनाव हारते हैं, और वो अगर भी नहीं लगाते कि अ, जो भाजपा है और एनडीए गठबंधन है वो चुनाव हारने जा रही है, और 4 जून से पहले जो है उनके पासपोर्ट सीज किए जाए, वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि भाग सकते हैं। हम्म। हम्म। जी, जी। नहीं, एकदम आप सही कह रहे हैं। एक लास्ट, अब चलेंगे थोड़े जो तथाकथित भविष्य वक्ता लोग हैं। जी, एक नए नए, मतलब नए क्या है, वो हैं तो पुराने, जिनका शीशा लेदर हो चुका है, वो जी, प्रशांत किशोर, पीके। जी, 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 हाँ, तो दूसरा अ, राजा क्या नाम है, योगेंद्र यादव। जी, योगेंद्र यादव भी बोलते हैं कि मैंने सेफोलॉजी छोड़ दी है, मैंने ये करना छोड़ दिया है, मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ, फलाना हूँ टकाना हूँ। जी, जी, लेकिन रोज वो आके वीडियो बनाते फिरते रहते हैं। मैंने उनकी क्या वो हो गई भैया कि आप रोज आके गणना करने लगी। आप खुद ही मानते हैं कि, और वो कई बार क्या होता है कि आप ऐसे बुरी तरह से फंसते हैं जी। और कुछ इस तरह से जाल बुनते हैं कि दोनों खुश रहे। मतलब हम तो बहुत ये है, क्या बोलते हैं, निरपेक्ष।
इंडिपेंडेंट है, निरपेक्ष है, किसी का हम खाते नहीं है, किसी का पीते नहीं है। लेकिन जब ऐसे समय में जब दो धड़े में बट गया है पूरा का पूरा राजनीतिक पूरी दो, मतलब कोई बीच में रह नहीं गया है, जी जी इधर या उधर। जी। ऐसे समय में इनकी निरपेक्षता और स्वतंत्रता कहीं कुछ डाउट खड़ा तो करती ही है। बिल्कुल तो देखिए। आप यदि आप सेफोलॉजिस्ट नहीं है जी, आप कहते हैं कि छोड़ दिया, तो क्यों रोज आ जाते हैं लेके गणना करने के लिए? कौन कहा था आपको करने के लिए? किसको जी आप खुश करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पे थोड़ा सा हम जानना चाहें। जी देखिए, मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, हमारी बातचीत भी हुई थी इस बाबत, और मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश भी कर रहा था। योगेंद्र यादव जी ने तो आज सफाई दी कि भाई जिस प्रकार से कोई भी आंकड़ा ला करके लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। और इंडिया गठबंधन जो है वो आगे है, और जो भाजपा और एनडीए है वो काफी पीछे है। स्पष्ट बहुमत इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। अ, बस इस बात को कहने से बचते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के करीब। उन्होंने तो अपने आप का बचाव कर लिया है, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो है वो दरअसल करना क्या चाह रहे हैं, मुझे दुनिया के सबसे कंफ्यूज व्यक्ति वो लग रहे हैं फिलहाल। क्योंकि हम्म। पैसा करना है, रिसोर्सेज चाहिए। वो जो अपना मूवमेंट बिहार में चला रहे हैं, वो जो अपना अभियान चला रहे हैं बिहार में, राजनीतिक अभियान, उनको नेता बनना है, उनको बहुत बड़ा नेता बनना है, तो जो अभियान चला रहे हैं उसके लिए फंडिंग चाहिए। तो नहीं, जाहिर है मैं कह रहा था यदि फंडिंग फंडिंग चाहिए तो कि और भी तरीके हैं। यदि आपका मतलब क्या कहते हैं, पानी ही उतर जाए, ये कहते हैं ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, सुन। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो बिल्कुल। जब आपका मानस ही उतर जाए तो आप किस मुंह से जाएंगे फिर से जन सुराज करने के लिए? नहीं और वह उसके लिए आप कैंपेन कर रहे हैं जो सीधे सीधे गांधी के खिलाफ खड़ा है और गांधी बिल्कुल का फोटो लगा रखा है। मतलब बिल्कुल। ये कौन सा जन सुराज है भाई आपका? नहीं, गांधी गांधी जो है वो देखिए, प्रशांत किशोर जी के पास अगर कोई बिकने वाला ब्रांड है जिससे कि वो फिर, पैसे बना सकते हैं, तो वो बिकने वाला ब्रांड खुद प्रशांत किशोर है। उनके पास और कुछ भी नहीं है बेचने को। तो प्रशांत किशोर अपने आप को, जो लग रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है कि शायद सबसे दुनिया की सबसे धनी पार्टी के पास अपने आप को बेच करके, उनका एजेंडा चला करके, फिर वो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए फाइनेंस चाह रहे हैं। और पता नहीं इतना इतना बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट उनको कैसे माना जा रहा था। हालांकि वो भी सच नहीं है कि उन्हें स्ट्रेटेजिस्ट माना जा रहा था, उन्हें मीडिया ने स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया किया। था। हाँ, स्टैब्लिश किया था। और वो मीडिया जो मीडिया नहीं बल्कि पीआर एजेंसी है। किया है तो जी। हाँ, तो उसने उसने उन्हें एक काफी प्रोपोगेट करके उनका उनकी ब्रांडिंग की थी। तो जी जी। शांत किशोर दरअसल एक ओवर रेटेड एक ओवर रेटेड कंफ्यूज इंसान है। हम्म। जी नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो हो गया एक तथाकथित सेफोलॉजिस्ट शब्द जो अ, जी इस चुनाव में मुझे लगता है कि आम जनता जी जो है किस तरह से मतलब बहुत कुछ सीखी भी है। बिल्कुल मतलब हमारे जैसे आदमी, चुनाव हो रहा है जी, किसी को कुछ चलो ठीक है जाएंगे वोट दे देंगे, बिल्कुल। लेकिन इसके बीच में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं,
17C, फलाना फॉर्म, ये फॉर्म ऐसा करना होता है, ऐसे सील लगती है। और जिस लेवल पे मतलब उस प्रक्रिया को लोगों तक, इनके इनकी करतूतों की वजह से डेमोक्रेसी को शायद लोग बहुत इजी ले रहे थे। अब उस बिल्कुल। डेमोक्रेसी के तमाम पहलू से लोग जो है लाभान्वित हुए हैं। इस केवल दो मतलब सवाल है, एक तो, जी, दो सवाल क्या है, एक तो ये है कि कपिल सिब्बल साहब ने एक फॉर्मेट तैयार किया और कहा कि जब जाए तो ये करे। तो इसका कितना असर पड़ेगा, जो वोट बढ़ा है कहीं ना कहीं। ज्यादा कपिल सिब्बल तो ये, के पास लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको हाँ, बचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और इस योगदान को याद रखा जाना चाहिए। हम्म। क्योंकि देखिए, फॉर्म 17 की बातें शायद सबसे पहले हम लोगों ने शुरू की होगी, या हाँ, हमारे आपने ही पहले। शुरू किया था, आपने जी ही शुरू किया था, मुझे याद है, हाँ। जी 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 मुझे भी बहुत समझ में नहीं आता था कि आप क्या। जी। आवाज आवाज चली गई। हम भी सुन ले हम भी सुन लेते थे कि जी हाँ जी जी, 17C का कुछ मसला होगा। और आपको याद होगा कि मतलब ईवीएम का जो मसला आया था, जी। उसके पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें अपराजिता मिश्रा हैं, रांची से। रांची से जी। उन्होंने एक सवाल उठाया था कि जो डायरेक्टर हैं, जो मशीनें जहां से बनती हैं उसमें, वहां से जांच करने की जरूरत है कितने बीजेपी के लोग शामिल हैं। जी जी तब जी। तक शायद किसी को पता भी नहीं था। उसके हाँ बाद तब। देखे कि बहुत सारे पत्रकारों ने खोज खोज जी कर जी लेके आए। जी। तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, 17C का जो मेरी आप। बधाई की पात्र हैं उस हाँ, घटना की, उस विजन के लिए। और दुर्भाग्यवश उसके बाद उनकी माता जी की मृत्यु हुई, तो फिर हम लोग उनको कंटिन्यू नहीं ला पाए। कोशिश करेंगे कि आगे वो आए और सामाजिक मुद्दों पे आए, क्योंकि बेसिकली वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ये तो था ही। और 17C की जो बातें हम कर रहे थे, और हमारी जो चिंताएं थी, तो वो चिंता मतलब कि हर हर कोने में थी। कपिल सिब्बल साहब थे, प्रशांत की भूषण जी थे, वो भी लड़ाई लड़ रहे थे। अभी मैंने कल देखा, शायद नीलू व्यास जी का शो था जिसमें रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स के संगठन अ, के जो मुखिया थे, वो काफी सारी चीजें बता रहे थे। तो कुल मिला जुला करके जो ये कंसर्न था, अ, वो सब में था, लेकिन उसको काउंटर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, और जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों के सारे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का जो काम किया है कपिल सिब्बल जी ने, ये काबिले तारीफ है। और इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस बार के चुनाव के नतीजों पे, क्योंकि यही एक वजह होगी जिस वजह से चुनाव आयोग जो है वो जनता के सामने फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब जनता चुनाव चुनाव आयोग, को टेक ओवर चुनाव करने। मतलब कहते थे, क्या नाम है, राहुल गांधी, जी। कि राजा की जान कहाँ है। तोते में। तो तो कहीं अब उसकी गर्दन पकड़ में आ गई है। गर्दन पकड़ में आ गई है। और शायद यही वजह है कि मुझे लगता है कि ये जो सारी कवायदे हो रही हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें तबादले करना, एक्सटेंशन देना, पार्लियामेंट के सुरक्षा को बदल देना, तो जी कहीं ये सब सारी चीजें तो हैं। जी। एक, हालांकि बात होती जाएगी तो लंबी होगी। और हाँ
अच्छा लग रहा है बात करना भी। एक जी छोटा सा सवाल और है। जी गुजरात के एक पत्रकार हैं मयूर जानिक साहब। जी 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 उनका एक इंटरव्यू बड़ा चला है, जिसमें मोदी जी से लगातार सवाल कर रहे हैं, और मोदी जी जी बिना कुछ बोले भी, ये एक अद्भुत इंटरव्यू है जी जो अ, जी, दर्शकों को बता देना चाहिए कि मयूर जानी साहब एक पुराने अच्छे पत्रकार रहे हैं, मीडिया वगैरह में रहे हैं, और 4 PM से जुड़े हुए हैं। 4 PM गुजरात के वो शायद ब्यूरो चीफ है। और जी कल का जो इंटरव्यू है वो मैंने भी देखा, आपने भी देखा, और बहुत सारे दर्शक हम्म, भाइयों ने, मित्रों ने देखा होगा। तो ये इंटरव्यू 12 साल पुराना उनका जो इंटरव्यू है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये गजब का इंटरव्यू है, और दुनिया के किसी भी नेता का हम्म। इससे मतलब कि अ, ज्यादा शर्मिंदा करने वाला कोई इंटरव्यू मुझे नहीं लगता है कि मैंने आज तक देखा है। बोल करके शर्मिंदा होना, ये एक अलग जी, बात है। और हालांकि वो कह रहे थे कि और भी क्लिप हैं जो अभी डालेंगे, हाँ, अभी तो थोड़ा, और भी। हाँ, जी तो जी ये जी जो 55-56 लोगों को इंटरव्यू दिया है, शायद बता रहे हैं 50-55 लोगों को, जी 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 टेली अपने अपने जो जिसको राहुल गांधी ने कुछ नाम दिया, उस पर लोग भड़क गए कि ये कौन जी सी भाषा है, और एक तो उनकी उनकी जो ऊर्जा और ताकत देखते हैं कि कहाँ से आती है आप। जी तो उन्होंने जी सीधे सीधे अपने ऊपर ले लिया, तो खैर वो अलग कहानी है। एक जो सबसे जो खतरनाक कहानी इसमें है कि एक माया लोक बनाया जाता है एक तरह का, जिसमें बताया जाता है कि दुनिया की जो सबसे फेमस मैगजीन है, जी उसमें इनके बारे में अ, बड़े आर्टिकल छपे हैं, और जी विश्व जी के उभरते हुए लीडर के रूप में, जी जी जबकि सच्चाई से कोसों दूर है। जी, यही तो यही यही तो देखिए, यही तो सबसे बड़ा जो है वो एक एक कहें तो इसको साजिश बोल सकते हैं। साजिश शायद सही शब्द नहीं होगा बहुत कि, छोटा शब्द हो। हाँ, ये यही एक बहुत बड़ा टूल किट है, ये सही शब्द हम्म। होगा। टूल किट का इस्तेमाल मयूर जानी साहब के उस इंटरव्यू से समझ में आ रहा है कि उस टूल किट का इस्तेमाल तब भी हो रहा था जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त हम्म। भी जो है वो चतुर्वेदी जी जैसे एडिटर थे जो बोलते थे कि मोदी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है चैनल पे, नहीं तो हम्म। चैनल से निकाल दिए जाओ। नहीं, तो लेकिन अच्छा हुआ कि उस, चल रही हैं, और ये जो 2008 से चीजें चल रही हैं वो एक बहुत बड़े टूल किट का हिस्सा है। और टाइम मैगजीन के कवर पेज पे छपना और फिर बाद में उसका फर्जी पाया जाना, जो कि अभी तक भारत के लोगों को नहीं पता था, वो भी कल मयूर जानी साहब ने रिवील किया है। तो जी जी जी। कुल मिला जुला करके जो है, ये समझा जा सकता है कि ये टूल किट 2007-8 से 8-9 से ऐसे किसी वक्त से प्रभावी रहा है। और जब से भी ये प्रभावी रहा होगा, वो वक्त आप देखिए, उस वक्त पहली बार रतन टाटा खुल करके नरेंद्र मोदी के फेवर में आए थे। मुकेश हम्म। अंबानी खुल करके नरेंद्र मोदी जी के फेवर में आए थे। जो कॉरपोरेट लॉबी था, वो जो उस, राहुल गांधी जी 22 अरबपतियों खरबपतियों की बात करते हैं, वो 22 अरबपति उस वक्त खुल करके नरेंद्र मोदी जी के साथ आए थे। तो टूल किट का जो है ये पहला जो अंश है, इसका ट्रेलर यहीं पे मिल जाता है, फिर बाकी तो आगे जी, होती रहे। 500 करोड़ रुपए, बाप रे बाप, उस जमाने में उस एक जमाने कंपनी को दिया। हाँ, 500 करोड़, मतलब आज के हिसाब से यदि देखा जाए, यदि महंगाई वंगाई जोड़ लिया जाए, तो करीब करीब 1000 1500 करोड़ के आसपास बैठेगा।
नहीं 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 नहीं, ज्यादा ज्यादा। देखिए, हाँ, हाँ। लगभग 7 साल में भी अगर मानेंगे कि पैसा डबल होता है, तो हम्म। 2012 की ये बात कर रहे हैं, तो हाँ, एवरेज। 1200 1300 करोड़ का मामला बैठता है। नहीं, अभी 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 हाँ, अभी वही है, 1300 1400 करोड़ का मामला। तो एक व्यक्ति अपनी छवि, इमेज कैसे बनाया जाए, और इसको कौन प्रमोट कर रहा था? सिर्फ एक एजेंसी पे ऐसी हो सकता है, ऐसा ऐसे कुछ और एजेंसी उन्होंने हायर किए हों, फिर उनके अपने पर्सनल जो खर्च है वो तो पता ही है लोग। वो तो लोगों को पता है, सही कह रहे हैं। तो चलिए, आज यही हम खत्म करते हैं, और आज फिर से मुझे लगता है कि शाम को हम लोग बैठेंगे। और बिल्कुल। हाँ, कुछ और मतलब जो एक चीज लास्ट में जोड़ देना चाहता हूँ कि ये जो पांच, कुल मिला जुला करके अगर इस तरह का मामला बैठता है, तो 5-10 हजार करोड़ की जिंदगी ये 2007-8 से ही जी रहे हैं, या 2010 और से ही जी रहे हैं। तो ये दुनिया के लिए भी ताज्जुब है कि इतने बड़े महंगे फकीर को, हाँ हाँ हाँ। देश, मतलब इतने महंगे फकीर को। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मैंने किसी से मित्र हैं पूछा कि भाई कहाँ है, तो बोले कि नहीं, झोले छिलवा रहा हूँ। तो जी हमने जी कहा झोले क्या करेंगे, तो बोले कि नहीं नहीं, वो 4 जून को काम आएगा। तो ये भी ये भी एक परसेप्शन है, लोग अपने अपने ढंग से लोग मजाक कर रहे हैं। जी। तो कुल मिला के ये बातचीत से तो यही निकला कि ये लोग, ये इनकी विदाई तय है। और अ, यदि नहीं भी होती है तो भी विदाई तय है, मतलब दोनों ओर से तय बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल। मतलब या परिस्थितियां तो, दे रही हैं, जी जी परिस्थितियां जी जी, दे रही हैं, सारी जनता ओर का प्रताड़ना नहीं सहन कर सकती शायद। सहन कर सकती है। तीसरा एक जो जब से सबसे ज्यादा चीजें निकल के आ रही हैं, वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे दलित उत्पीड़न की भयंकर घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और इसका मतलब तत्काल कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मुझे लगता है कि कोर्ट जब तक सरकार नहीं है, तब तक कोर्ट को इस पर संज्ञान लेके तत्काल जो भी हत्यारे हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनको मतलब। उसकी तो यही बात है ना कि कोर्ट भी जो है वो हम्म, राजनीतिक माहौल की तरफ देख करके निर्णय लेता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ले रहा है, ये हम्म। मैं लेता हुआ हाँ, नजर वो आ रहा पता लग जाता, जी जी है। जी। उनके उनका रुझान तो उसी उसी तरह से तरह है। से है, और ये कुल मिला के अगर कुछ भी हम उम्मीद करेंगे तो 4 जून के बाद ही। जी जी जी। तो कुल मिला के अब 4 जून में, आज 28 तारीख है, जी। और 5 4 और 3 7, 7 एक हफ्ते का और मसला बचा हुआ है। का मामला। एक एक हाँ हाँ। तो मोटा मोटी हम उम्मीद करेंगे कि चाहे जो कुछ भी हो, जनता ने एक रास्ता दिखा दिया है, एक नई जी। डेमोक्रेसी का रास्ता। जो पुराना सब कुछ था उसको उखाड़ फेंका है, नए ढंग से डेमोक्रेसी को भी डिफाइन कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिफाइन कर रही है, उसकी ताकत को भी डिफाइन कर रही है। और अच्छी बात यह है कि जो विपक्ष है वो अ, और जनता एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि चाहे जैसा भी रहा हो, हमारा सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जो कुछ मसले रहे हैं, उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकेगा। योगेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत और बहुत शुक्रिया। हाँ, और हम जल्दी मिलेंगे आपसे। जी जी जी। जय ओके, हिंद। जय